बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही एक अहम मेहमान मौजूद हैं जिनको आप देख भी रहे हैं। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर रियाज़ अहमद ख़ान जो कि डेंटिस्ट हैं और आज हम वैसे जनरली अपने प्रोग्राम में डॉक्टर साहब हम सेहत से मुतल्लिक बताते रहते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमने आपसे दांतों की सेहत से मुतल्लिक जो है वो बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल करनी है। आप सब नाज़रीन जानते हैं कि दांत जो हैं वो हमारे चेहरे में एक बहुत अहम जुज़्व है और दांतों की वजह से हमारी मुस्कुराहट वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है अगर हमारे दांत साफ़ होते हैं, खूबसूरत होते हैं तो। वैसे मुस्कुराते हुए इंसान का जो एक्सप्रेशन होता है ये मुझे ऐसा लगता है कि हम हम अच्छे जो लग रहे होते हैं वो मुस्कुराते हुए लग रहे होते हैं। कुछ लोगों को इसका कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी वजह दांत ही होते हैं और सिर्फ दांतों से मुस्कुराहट ही मुतासर नहीं होती। अल्लाह ताला की वो सारी नेमतें जो हमारे लिए मतलब मुयस्सर होती हैं हम उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते, भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुछ हम खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते और तकलीफ़ अलग। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। इनसे हम जानेंगे कि दांतों की सेहत जो है वो या दांतों की हिफाजत जो है वो कितनी ज़रूरी है और आज के इस जदीद दौर में अगर हमारे दांतों के साथ अगर किसी किस्म का कोई मसला हो गया है तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, यही बातें। डॉक्टर साहब आप बताइए कि जो दांतों की जो सेहत होती है ये हमारे लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट होती है और हम क्या वाकई इसको नज़रअंदाज कर देते हैं? थैंक यू फ़हीम भाई। बेसिकली अहमियत तो बहुत है, जैसे कि आपने बताया। एक तो एस्थेटिक एस्पेक्ट है, दूसरा फंक्शन का एस्पेक्ट है, यानी हम अच्छी तरह खाना चबाएं और उसको सही से च्यू करके बॉडी में ले जाएं तो मैदे के लिए भी बोझ कम हो जाता है और उसकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, आपको अच्छी तरह से उससे एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा जैसे हमने ज़िक्र किया, अभी आप फरमा रहे थे मुस्कुराहट, तो एस्थेटिक्स के लिए आपके टीथ बहुत अहम है। अगर आपके दांत नहीं हो तो आप इमेजिन करें कि स्माइल कैसी होगी। एग्जैक्टली। तो ये है। अच्छा, हम क्या अपने वैसे तो सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं ना कि बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। क्या दांतों के लिए भी इतने फ़िक्रमंद होते हैं हम? आम तौर पर ऐसा नहीं है ना? हाँ जी, क्योंकि स्पेशली कोरोना में तो ज़्यादा ही हम कुछ नेगलेक्ट कर गए, क्योंकि मास्क आ जाता है तो आपकी स्माइल की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो गई। अब जाके वापस जो है लोग थोड़ा अवेयर, मतलब वापस थोड़ा केयर करने लगे क्योंकि मास्क हट गया। लेकिन वैसे डेंटल अवेयरनेस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान में बहुत कम है। हालांकि अच्छा खासा होना चाहिए, जैसे बॉडी का दूसरा कोई हिस्सा है अहम है, इतने आपके दांत अहम हैं, बल्कि दांत जो है वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से अहम इसलिए है कि वो आपके बॉडी का एक गेटवे है। यानी जो भी चीज़ आप बॉडी में जा रही है तो मुंह के ज़रिए ही जा रही है। बिल्कुल ऐसा है। और आपकी अच्छी ग़िज़ा आपकी अच्छी सेहत की ज़मानत है। अगर आप अच्छी तरह से उसको चबा सकते हैं तो तभी आप उससे मज़ा भी ले सकते हैं और अच्छा निज़ाम भी हो सकता है उसका। अच्छा, बचपन से पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पे बच्चों को जो है वो मतलब उनकी तरबियत में, ट्रेनिंग में चीज़ शामिल करते हैं कि आपने दिन में 2 दफ़ा, कोशिश होती है कि 2 दफ़ा ब्रश करना है आपने दिन में। तो अगर बचपन से 2 दफ़ा सही तरह से ब्रश अगर कर रहा हो कोई इंसान तो क्या उसे डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत महसूस होती है? अगर 2 दफ़ा ब्रशिंग हो आपकी बचपन से तो आपको डेंटल प्रॉब्लम्स कम होंगी। लेकिन फिर भी आपको 6 मंथ्स डेंटल चेकअप होना चाहिए आपका। ओके। यानी कि बहुत सारी जगह मुंह में ऐसी है जहाँ पर आप बहुत अच्छा
ब्रशिंग नहीं कर सकते होते। मुख्तलिफ लोगों की टीथ की पोजीशन मुख्तलिफ होती है, किसी के टीथ बहुत वेल अलाइंड होते हैं, उनकी अच्छी तरह क्लीनिंग हो सकती है, किसी के टीथ जो हैं वो बहुत प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं होते, तो उनकी बहुत अच्छी ब्रशिंग नहीं हो सकती। तो फिर एडिशनल चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है, मतलब डेंटल फ्लॉसिंग होनी चाहिए साथ में। ब्रशेस, कुछ ऐसे स्पेशल ब्रशेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिससे आप अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी बहुत अच्छी ब्रशिंग ही क्यों ना हो, फिर भी आपको 6 मंथ्स एक चेकअप ज़रूर होना चाहिए। फिर आपके डेंटिस्ट अगर आपको कुछ रिकमेंड करते हैं तो ठीक है प्रोसीजर, अगर रिकमेंड नहीं करते हैं, उनको लगता है कि सब ठीक है, पेशेंट क्लीनिंग अच्छी रख रहे हैं, कोई कैविटी नहीं है, तो प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, आपने ब्रश के बारे में तो बता दिया कि बहुत सारे हमारे दांतों के ऐसे हिस्से होते हैं जिनको आमतौर पर ब्रश से साफ़ नहीं किया जा सकता, वो रह ही जाते हैं दांतों की शेप की वजह से। जो टूथपेस्ट होती है, क्या इसका भी कोई मेजर रोल होता है? और जो हमारे पाकिस्तान में जो यहाँ की जो टूथपेस्ट हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, क्या वो अपना सही रोल प्ले कर रही हैं? जनरली जो टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं मोर और लेस तकरीबन सेम ही हैं। अच्छा। कोई भी टूथपेस्ट आप उठा लें, उसको अगर आप प्रॉपर टेक्निक आपकी ठीक है ब्रशिंग की, तो वो इक्वली सर्व करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आई मीन द टूथपेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, हाँ वो सब सही है, बेहतरीन है। बेसिकली फ्लोराइड होता है उसके अंदर, तो वो ज़रा आपको कैविटी रेजिस्टेंट कर देता है आपके टीथ को। तो ये मेन चीज़ है। अच्छा, बच्चों के दांतों के हवाले से हमने माँ बाप को परेशान देखा है, और वो एक ही मसला होता है कि दांतों पे कीड़ा लग गया। ये जो कीड़ा होता है, ये कौन सा कीड़ा होता है जो दांतों में लग जाता है, और ये बच्चों के दांतों में इतनी जल्दी क्यों लगता है, और क्या बड़ों के भी दांतों में होता है? ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बेसिकली जिसे हम कहते हैं कीड़ा लगना या कैविटी होना, दरअसल ये बैक्टीरियल एक्टिविटी है। अच्छा। मतलब बैक्टीरिया जहाँ पे डिके कॉज करता है, यानी गलने सड़ने का जो अमल शुरू होता है, और टूथ की जो फ्लैट सरफेस है उसमें कोई डिच हो जाता है, तो उसको हम कैविटी कहते हैं। ओके। बच्चों की के इश्यूज़ इसलिए ज़्यादा होते हैं कि बच्चों की एक तो ब्रशिंग हैबिट अच्छी नहीं होती, ठीक है। दूसरा बच्चों का मीठा का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, स्वीट्स कंजम्पशन ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए स्वीट्स का होना बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है। तो बच्चों के साथ साथ बैक्टीरियाज को भी मीठा पसंद है? बहुत पसंद है जी। और जैसे ही वो मीठा ले लेते हैं, बच्चा जब मीठा लेता है तो विद इन फ्यू सेकंड्स बैक्टीरिया वो कंज्यूम करके, और उससे बच्चे या एडल्ट्स कोई भी अगर मीठा ले लेता है, स्पेशली यानी चॉकलेट्स जो बहुत ज़्यादा रिचली एनरिच्ड विद शुगर कंटेंट होते हैं, तो वो फ़ौरन बैक्टीरिया उसको एसिड बना लेता है, और एसिड तो आपको पता है फिर जहाँ भी गिरता है वहाँ डिज़ोल्व करता है चीज़ को। तो टूथ तो ठीक है, बहुत हार्ड चीज़ है, यानी नेचुरली जो कहते हैं कि पाए जाने वाली चीज़ें हैं, डायमंड के बाद कहते हैं एनेमल दूसरी मजबूत तरीन चीज़ है। ये एनिमल जो ऊपर की कोटिंग होती है, जो आउटर मोस्ट कोटिंग होती है, अच्छा, जैसे हम एनेमल कुदरती तौर पे ये कहते हैं। नेचुरली जो पाए जाने वाली चीज़ें हैं उसमें हीरा सबसे मजबूत है, जी। और उसके बाद जो है वो एनेमल है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अगर एनेमल बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से मतलब अगर एसिड उस पर बार बार बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से लगता है, चिपका रहता है, तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे डिके कॉज कर लेता है। वहीं की मिसाल ऐसी है जैसे तेज़ाब किसी भी चीज़ के ऊपर वहाँ से उसको भुरभुरा कर देता है, उसको रफ कर देता है ऐसे, तो फिर उसके अंदर बैक्टीरिया जाता है, और फिर वो जैसे एनेमल क्रॉस करता है तो इसका जो निचला स्ट्रक्चर होता है वो लेस मिनरलाइज्ड होता है, यानी वो एनेमल के मुकाबले में कम हार्ड है, तो वो बैक्टीरिया फिर वहाँ पे अंदर फैल जाते हैं। अच्छा, तो इसको हम कीड़ा लगना कहते हैं। अच्छा, उससे वो दांत भुरभुरा होना शुरू हो जाता है? शुरू में तो एक वाइटिश पैच होता है,
ठीक है। फिर वो पैच जो है वो बेसिकली इनिशियल डीमिनरलाइजेशन होती है, यानी वहाँ से नमकियात का कंटेंट निकल जाता है। फिर आपकी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो उस स्पॉट को रीमिनरलाइज करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम है, हर जगह पर वो बैक्टीरियल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी में हर जगह एक जंग चल रही होती है, ऐसे मुंह में भी चल रही होती है। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन का इक्विलिब्रियम डीमिनरलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ कैविटी हो जाती है। और अगर रीमिनरलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे वो वाइट स्पॉट वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल। अगर आपकी ब्रशिंग अच्छी है, मतलब ये कि अगर आपको लगे कि यहाँ मुझे कैविटेशन का इट्स जस्ट द बिगिनिंग, आप उसको अच्छी तरीके से उसको ब्रश कीजिएगा और मीठा की कंजम्पशन कम कर दें तो वो जगह कैविटेट नहीं होगी। ये जो ब्रशिंग है ये पूरे दिन में हमारी रूटीन का वो हिस्सा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये काम जल्दी में कर रहे होते हैं। उन्हें बस जल्दी करना, बस किया और काम ख़त्म करके बस निकले। तो इस पे उस तरह तवज्जो के साथ जो है वो उतना टाइम नहीं देते हैं हम लोग। कितना टाइम होना चाहिए ज़रा इस बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे आप? 3 to 5 minutes। 3 to 5 minutes? जी हाँ। जोर से टेक्निक्स सही सारे होनी कैविटी चाहिए। मार देने इतने जोर से? बेसिकली जोर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी आपका जो आपके फ्लैट सरफेसेस ऑफ द टीथ हैं, अगर आप उनको देखें तो उसके गिर्द जो गम है वो एक सेमी सर्कल जैसा है। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको ब्रशिंग जो है वो सर्कुलर मोशन में फ्लैट सरफेसेस ऑफ द टीथ पे करनी ठीक है। चाहिए। फिर जो ग्रूव्ड एरियाज हैं उनके अंदर वर्टिकल आपको फ्लैट यानी मतलब स्ट्रेट ब्रश आगे पीछे इस तरह। और फिर कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ब्रश एक्सेसिबल नहीं है तो वहाँ पर यानी इंटरडेंटल एरियाज हैं तो वहाँ पर डेंटल फ्लॉस की मदद लेनी चाहिए। अगर थोड़े गैप्स ज़्यादा हैं तो प्रॉक्सिमल इंटर प्रॉक्सिमल ब्रशेस कहलाती हैं, उनसे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अब जो आर्टिफिशियल जिनके टीथ लगे हुए हैं या क्राउन्स लगे हुए हैं या ब्रिजेस लगे हुए हैं उनके लिए फिर ये वाटर फ्लॉसर्स हैं, सुपर फ्लॉसेस हैं, यानी फिर ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर मुंह में कोई आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। सही। सर आप बता रहे थे कि कुदरत की खूबसूरती है कि हीरे के बाद जो है ना हमारी दांतों के ऊपर जो एक ऊपर की जो बाहर वाली कोटिंग होती है जिसे एनिमल कहते हैं, ठीक है, ये एक मजबूत चीज़ है। बट कैविटी इसको ख़त्म कर देती है आहिस्ता आहिस्ता। अगर कीड़ा लगा हुआ आपके दांत में, सही तरह हिफाजत नहीं कर रहे हैं हम तो ये जो स्केलिंग होती है, जब किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो पहला काम वो बड़ा डिसअपॉइंट होता है पेशेंट को देख के, ओए ये क्या हाल किया हुआ आपने अपने दांतों का, आ जाए ज़रा, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो वो स्केलिंग से भी क्या इसका जो एमिनल है एनिमल सॉरी वो एक टॉमी एमिनल हमारे मेरे पसंदीदा गिटारिस्ट हैं, उनका नाम जो है वो अरब है। अच्छा, तो वो क्या वो स्केलिंग से भी ये उतरती है कोटिंग? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये आमतौर पर बहुत लोग हमसे ये सवाल करते हैं। स्केलर जो है वो रोटेट नहीं करता, यानी जो हमारा ड्रिल है उसकी बिड रोटेट करती है, ठीक है, और उसकी जो बिड है वो बहुत ही रफ़ होती है, मेटल की बिड होती है और बहुत रफ़ होती है, यानी टंगस्टन कार्बाइड या डायमंड चिप्ड बर्स होते हैं, तो यानी बिड्स होते हैं, हम उसको बर कहते हैं, वो टूथ को काटते हैं। लेकिन जो आपका स्केलर है वो वाइब्रेट करता है, यानी वो रोटेट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो टिप होती है, स्केलर टिप, जिसको अगर हम ड्रिल के बिट के साथ कंपेयर करें तो स्केलर टिप बेइंतहा स्मूथ होती है, यानी वो उसमें रफनेस है ही नहीं। वो बेसिकली अपनी वाइब्रेशन से जो टूथ के सरफेस पे जो भी डिपॉजिट हुआ है टार्टर या कैलकुलस, उसको शेक कर देता है, और उस टार्टर के अंदर ऐसी क्रैक प्रोपेगेशन होती है तो वो टार्टर टूट जाता है, और पानी के प्रेशर के साथ वो फ्लश आउट हो जाता है वहाँ से।
वो बेसिकली आपकी गम हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे थे स्केलिंग के बारे में कि स्केलिंग जो है वो हम कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डेंटिस्ट के पास जाता है, तो वो देख के उसका मुंह खोलते हैं तो बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, ओए यार की तो हाल कीता है, तो फ़ौरन जो है ना वो स्केलिंग से काम शुरू होता है। तो स्केलिंग से आपने कहा कि उसका जो एनिमल है वो भी ख़राब नहीं होता है, तो स्केलिंग कब कब करवानी चाहिए, और इसका प्रोसीजर आपने बताया कि इससे कुछ भी आपके दांतों की सेहत के हवाले से कोई नुकसान नहीं होता है, ये कब कब करवानी चाहिए? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन हर 6 महीने में एक दफ़ा स्केलिंग होनी चाहिए। ओके जी, बट दुनिया में स्टैंडर्ड तरीक़ाकार यही है कि आप हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उनसे अपना चेकअप करवाते हैं, फिर वो देखते हैं। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे टार्टर कैलकुलस वगैरह नज़र आ रहा है तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि जी आपकी स्केलिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ब्रशिंग अच्छी है, आपकी फ्लॉसिंग है, ब्रशिंग अच्छी है, मीठा कम है वगैरह वगैरह, और सलाइवा कंटेंट भी अहमियत रखता है। बाज़ लोगों के सलाइवा कंटेंट जो है बहुत रिचली मिनरलाइज्ड होता है, तो फिर वो डिपॉजिट्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे कि जी आप अपनी क्लीनिंग यानी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवा लीजिएगा। लेकिन अगर डेंटिस्ट को लगता है कि सब ठीक है, डिपॉजिट्स नहीं है, पेशेंट अच्छी ब्रशिंग मेंटेन रख रहे हैं, फ्लॉसिंग अच्छी है, तो वो आपको कहेंगे कीप इट अप, यू डोंट नीड एनी स्केलिंग एंड यू डोंट नीड एनी पॉलिशिंग। अच्छा, दो किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक तो वो हैं जिनको स्केलिंग करवाते हुए बहुत ज़्यादा एक मतलब इरिटेशन सी फील होती है, बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनसे जो है वो दांतों के ऊपर जो है वो बर्दाश्त ही नहीं किया जाता। अच्छा, फिर इसकी जो आवाज़ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मुख्तलिफ होती है, वो भी हमें जो है वो इस चीज़ से वो करे, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। दूसरा, वो लोग जो शर्मिंदगी की वजह से कि दांतों का वो हाल हो चुका है, आप डॉक्टर साहब को दिखाने पड़ेंगे, मुंह खोलना पड़ेगा, तो ये दो जो टाइप्स ऑफ पीपल हैं इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। डॉक्टर से तो कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर को आप अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियरली बताते हैं। डॉक्टर आपका सीक्रेट रखते हैं हर किस्म की चीज़ों का। वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। दूसरी बात जो है वो टीथ सेंसिटिविटी या प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने कहा कि ऐसे होता है बाज़ लोगों को, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। जो भी ओरल हाइजीनिस्ट ये प्रोसीजर कर रहा है, या डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल सर्जन कर रहा है, जो भी करता है, आमतौर पर बाहर की दुनिया में डेंटल हाइजीनिस्ट ये प्रोसीजर करते हैं, पाकिस्तान में डेंटिस्ट ही करते हैं। स्केलर जो है इसका प्रॉपर अगर इस्तेमाल हो तो इसकी जो नॉइज़ी साउंड है वो भी बहुत कम हो जाता है। यानी अगर लेटरल सरफेस हम इसे कहते हैं कि अगर ये साइड इस्तेमाल की जाए स्केलर की तो उससे रगड़ की आवाज़ बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप टिप इस्तेमाल करते हैं तो और प्रेशर भी देते हैं स्केलर के ऊपर, तो वहाँ एक श्रिंग की आवाज़ आती है, यानी एक नॉइज़ी सी आवाज़ जो पेशेंट को भी इरिटेट करती है, डॉक्टर को भी इरिटेट करती है। तो एक तो ये चीज़ है, यानी आपके डॉक्टर की टेक्निक अगर सही है, ओरल हाइजीनिस्ट डेंटल हाइजीनिस्ट की टेक्निक अगर सही है तो ये नॉइज़ बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी। दूसरा, प्रेशर, स्केलर का अपनी एक फ्रीक्वेंसी, यानी उसके ऊपर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं या डॉट्स होते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं उसमें। तो अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट का डिपॉजिट बहुत मजबूत है, यानी डेंटिस्ट को अगर लगता है कि ये डिपॉजिट बहुत थिक है या बहुत मजबूत है, तो उसका नंबर बढ़ा देता है ताकि उसकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाए, तो वो डिपॉजिट को डिसलॉज कर देता है। लेकिन अगर वहाँ पे डिपॉजिट बहुत माइनर सा है तो आप उसको नंबर को, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए, यानी स्पीड ऑफ द स्केलर को कम कर दें, तो उससे भी ये मरीज़ की ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मरीज़ जो है वो ख़ुद उसे बता देना चाहिए डॉक्टर को कि मुझे थोड़ा सा इशू है सेंसिटिविटी का, तो
तो डॉक्टर खुद ब खुद जो है फ्रीक्वेंसी चेंज करके सेट कर देते हैं या जी, आमतौर पर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आमतौर पर ये होता है कि हम मरीज़ की आंखों से ही पता चल जाता है। जब मरीज़ के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जी मतलब वो अनईज़ी हैं या प्रॉब्लम में है, तो हम फ़ौरन फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं और अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। और थोड़ा सा पेशेंट के साथ कुछ ऐसे उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, बातें ऐसे, क्योंकि हम तो काम कर रहे होते हैं, साथ में हम बात भी कर सकते हैं। तो मरीज़ को थोड़ा इन्वॉल्व कर लिया जाए, डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो ये प्रॉब्लम कम हो। तो वो जो इसके साथ वो जितनी भी कैविटी बोलेंगे वो उतरती है, वो जो डिपॉजिट होते हैं सोल्यूशन, वो जब दांतों से उतरता है तो वो दांत अपने नहीं लगते, फिर वो एक खला सा पैदा हो चुका होता है। तो वो वापस जब वो दोबारा से सोल्यूशन इकट्ठा होता है तब जाके जो है ना फिर वो सारा बैलेंस होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में जो डिपॉजिट्स की एक लेयर बन जाती है ना, और वो काफ़ी अरसा रहती है, तो आप उसको अपनी बॉडी का हिस्सा समझने लगते हैं। दरअसल वो एक आर्टिफिशियल सेटअप होता है। आम तौर पर ये निचले दांतों की जो इनर सरफेसेस होती हैं, अंदरूनी सतहें, चूँकि वो सलाइवरी ग्लैंड्स यानी थूक पैदा करने वाले गुदूद के बिल्कुल सामने होते हैं, तो वो उस पर कॉन्टीन्यूसली बम्बार्ड कर रहे होते हैं, स्प्रे कर रहे होते हैं सलाइवा का, और सलाइवा के अंदर नमकियात हैं, तो वो उस जगह पे ज़्यादा एक लेयर सी बन जाती है। आमतौर पर लोग अच्छी ब्रशिंग सामने के दांतों मतलब दांत के सामने वाली सरफेस पे करते हैं, अंदर इतना तवज्जो लोग नहीं देते। तो जितना बाहर वाला साफ दिखता है, इतना अंदर वाला साफ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो जितनी मेहनत बाहर होती है, अगर इतनी मेहनत अंदर हो, तो फिर ये डिपॉजिट बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही वो लेयर हटती है तो आपको एक खलासी फील होती है, किसी और के दांत है मेरे मुंह में। हाँ जी, एक अजीब सी वियर्ड सी फीलिंग होती है, बट ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। और आपको हर दांत अपनी ज़बान की टिप पे अलग अलग महसूस होना शुरू हो जाता है। यही आपकी एक्चुअल फीलिंग्स है। आप ये समझ लें कि यही असली फीलिंग है और यही होनी चाहिए। जब तक आपकी फीलिंग ये है तो ये सही चीज़ है। जब आपको एक दीवार लगने लगे, दैट मीन्स के वो अब गड़बड़ होना शुरू हो सफाई गई, का वक्त हो गया, हुआ चाहता है। अच्छा, दांतों के साथ मसूड़े जो हैं, इनका बड़ा एक अहम रोल है। इन्होंने ऐसे ग्रिप किया हुआ दांतों को, तो मसूड़े भी वक्त के साथ साथ जो हैं वो उनका जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, और वो इस मसूड़ों के बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। बेसिकली ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है ना, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की, ये प्रोसीजर, इसका 90% टाइम जो हम लगाते हैं वो बेसिकली मसूड़ों के हेल्थ पे ही लगता है। यानी ये जो डिपॉजिट्स हम हटाते हैं ना, इसका टारगेट ही यही होता है कि आप मसूड़े की हेल्थ इम्प्रूव कर लें। अच्छा। जी हाँ, यानी जो स्केलिंग हम करते हैं, लोगों का ख्याल होता है कि सफ़ेदी के लिए है, ऐसा नहीं है। दरअसल स्केलिंग का प्रोसीजर फोकस्ड ही मेनली गम हेल्थ पे है। ये जो डिपॉजिट्स हैं ये भी अपने अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया लिए फिरते हैं। यानी अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करें तो आपको लगेगा कि बड़े बड़े रॉक्स हैं और उनके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं। तो जब ये हटते हैं तो वहाँ एसिड कंटेंट भी कम हो जाता है। कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बैक्टीरिया जैसे ही कोई भी मीठा ले लेता है या डाइट लेता है, फ़ौरन तेज़ाब पैदा करता है, लैक्टिक एसिड पैदा करता है, पायरुविक एसिड पैदा करता है। ये एसिड जो है ये जहाँ कैविटेशन कॉज करती है वहाँ ये गम को भी इन्फ्लेम कर देती है। सही। अच्छा सर, हमारे पास अभी ना मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ये बताया कि टाइम कम रह गया। ओके, अब कम टाइम में हमारे पास चैलेंजेस हो गए ज़्यादा, तो 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला, दांतों का पीलापन। ठीक है, लोग दांत साफ होते होंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? पाकिस्तानी ग़िज़ाओं का एक असर दांतों के रंग के ऊपर है। यहाँ की डाइट जो है बहुत रिच इन स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, चाय है, कॉफ़ी है, पान है, गुटखा है, तो इन सब चीज़ों का एक असर है।
दूसरा ये कि एज के साथ साथ एनेमल की थिकनेस कम हो रही होती है, यानी हम ब्रश भी करते हैं, उसकी भी एक रगड़ है। अगर वो 20 साल 30 साल ब्रश हो रहा होता है तो उसकी जो सरफेस है वो और वियर एंड टियर भी हो रहा होता है। आप टीथ जब इस्तेमाल होते हैं तो हार्ड वाले ब्रश भी इस्तेमाल हार्ड कर रहे ब्रश, लोग स्मोकर्स ब्रश है, हार्ड ब्रश है, फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ हैं जो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं वो नहीं करता, करते तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एब्रेजन्स कॉज करते हैं। तो जैसे ही आपके एनेमल की थिकनेस कम हो रही होती है तो जो इनर स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले आपको कहा था कि उसको हम डेंटिन कहते हैं, तो डेंटिन इज़ अ बिट येलोइश इन कलर, तो उसका कलर एनेमल में आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखना शुरू हो जाता है। सही सर। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मुझे बताएं कि रूट कैनाल, जिन लोगों की दाढ़ या दांत जो है वो दाढ़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, वो उसके ऊपर नई दाढ़ लगाने के प्रोसीजर को रूट कैनाल कहते हैं रोहित? नहीं जी, दरअसल आप सही कह रहे हैं कि जब पहले उसका इलाज हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर कैप लगता है, लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट इटसेल्फ जो है वो कहलाता है दांत के जड़ के अंदर जो उसकी नस होती है वो जब इन्फेक्टेड हो जाती है और वो इरिवर्सिबली इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी आप उसको दवाई से ठीक नहीं कर सकते, तो फिर आप सर्जिकली रूट कैनाल प्रोसीजर किया जाता है, यानी वो जो गला हुआ हिस्सा है दांत का वो हटाया जाता है और दांत के अंदर जो नस होती है उसको, जो इन्फेक्टेड हुई हो चुकी होती है या डेड होती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और असल में दर्द उसी की वजह से और होती दर्द है। उसी की वजह से, नस की वजह से। नस जो है वो काफ़ी सोलन होती है इनसाइड, तो दैट प्रोसीजर का रूट माफी चाहता हूँ, जरा वक्त कम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना और निचोड़ना उसके चाह बाद रहा हूँ। आपने कहा कि क्राउन, तो उसके बाद रूट कैनाल शुड बी फॉलोड बाय अ कैप और अ क्राउन। तो वो जिंदगी भर असल दांत की तरह ही फंक्शन कर रहा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो किसी से कभी ये महसूस नहीं होता आपको कि यार ये मेरा असल दांत नहीं है, इस वजह से मुझे मतलब शुरू में 1-2 दिन तक ऐसा होता है कि आपको फील होता है कि जो चीज़ लगी हुई है वो मेरी अपनी नहीं है, और बट performance? 2-4 दिन के बाद वो परफॉर्मेंस प्लस आप भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें पेशेंट कहते हैं जी आपने जो ये क्राउन लगाया था एक्चुअली वो लगाया हुआ होता है, बाद में वो भूल जाते हैं। अच्छा, एक और बात कैपिंग के हवाले से तो आपने बता दिया, रूट कैनाल के हवाले से पता चल गया। ये जो अकल दाढ़ होती है, ये हर शख्स बालिग ख़ास तौर पे जब बालिग होता है तो उसके बाद जो है वो इस प्रोसेस से उसे गुजरना ही होता है, तो इन दाढ़ों को निकाल देना चाहिए। ये तो अपनी मर्जी से किसी का दिल करता था उधर अंगड़ाई लेते हुए निकल रही थी, कोई उधर मुँह करके निकल रही होती है, तो इनका क्या हल होना चाहिए? इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर ये टीथ, विजडम टीथ, अकल दाढ़, अगर ये वर्टिकली यानी कि स्ट्रेट आ रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा शायद दर्द दे दें। डेंटिस्ट आमतौर पर देखते हैं कि टूथ की पोजीशन कैसी है। अगर टूथ की पोजीशन सीधी है, वर्टिकल है, तो वो आपको निकलवाना एडवाइज़ नहीं करते। वो आपको थोड़े मेजर्स बता देंगे कि आप इस तरह नीम गर्म पानी नमक की कुल्ली करें, कभी ज़रूरत हो तो ब्रूफिन, पॉन्स्टान, पैनाडोल ले ली। 1-2 दफ़ा तो वो उस तरह डील करते हैं। लेकिन अगर दांत टेढ़ा है और डेंटिस्ट को लगता है कि ये तो सारी ज़िंदगी तकलीफ देता रहेगा, तो वो फिर मतलब आपको इस निकलवाना। दांत की अगर ऐसे निकल रहा है तो वो दूसरे दांत को जो डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, जी हाँ। उसको तोड़ देगा, तो फिर निकलवाना पड़ेगा उसे। जी हाँ, फिर उसको निकालना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, ख़त्म हो गया। मैं शॉर्टली आपसे ये पूछ रहा हूँ, कोई आपसे जो लोग इस वक्त कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं स्पेशली कराची में, तो वो आपको नंबर अपना बता देंगे अपने क्लिनिक का, ताकि वो लोग नोट कर सकें? मैं एज अ प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिशनर ब्लॉक 4 क्लिफ्टन में काम करता हूँ। ठीक है, पिछले 20 साल से। माशाल्लाह। मेरी क्लिनिक का नाम है जोंका डेंटल क्लिनिक, जोंका डेंटल क्लिनिक, JUNCA। ये मेरी क्लिनिक का नाम है और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 0300 244 0822। ज़बरदस्त। ये नंबर जो है वो आप स्क्रीन पे भी चलते हुए देखते रहें और आप इस पर रब्ता करके मतलब अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं अपनी, क्योंकि एक काबिल डेंटिस्ट से आपकी जब मुलाकात होगी
तो उसके नताइज कुछ और ही होंगे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। नाजरीन के साथ साथ मैंने बहुत सारी अपनी मालूमात में इजाफा किया है। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और इंशाल्लाह आपसे कल फिर हमारी मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।